नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारी कक्षा 12वीं के अध्याय क्षेत्रीय आकांक्षाओं की यानी रीजनल एस्पिरेशंस की। भारत में विभिन्न तरह के क्षेत्र हैं और इन क्षेत्रों में कई लोग रहते हैं। ये लोग अपने आप में ही काफी ज्यादा विभिन्न हैं और ये भी है कि भारत की जो डाइवर्सिटी की हम बात करते हैं, विभिन्नता की बात करते हैं, वो बहुत ही ज्यादा है। भारत में अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं और ऐसे में उनकी आकांक्षाएं जो है काफी ज्यादा भारत सरकार से बनी रहती हैं। जो सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पे भारत सरकार के लिए आती है कि इन्हीं क्षेत्रों में जो सत्ता की मांग होने उठे तो वो भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन के आती है। ऐसे ही कुछ राज्यों की हम बात करेंगे जहां हमने देखा कि आजादी के बाद नेताओं के लिए, सरकार के लिए काफी कठिन हो गया भारत की एकता को बनाए रखना। भारत की अगर बात करी जाए तो भारत एक ऐसा देश है जहां विविधता बहुत है। यहाँ पर आपको अलग धर्म के, रंग रूप के, जाति के, संस्कृति के, भाषाओं के, रीति रिवाजों के लोग यहाँ मिलेंगे। और ऐसे में जब हम अलगवाद, क्षेत्रवाद, क्षेत्रीय आकांक्षाएं उठने की जब हम बात करते हैं, ये काफी लाजमी हो जाता है भारत जैसे देश के लिए। जहाँ पे जब जो यहाँ पे देखा जाए जो क्षेत्र है उनकी आकांक्षाएं भारत से अलग होकर एक अपना एक मुल्क बनाने की, तो सरकार के नजरिए से भी अगर देखा जाए तो काफी चुनौती भरे ये सफर रहते हैं। तो क्षेत्रीय तथा क्षेत्रवाद को बातचीत के जरिए समझाने का प्रयास किया गया है। भारत में इतनी विविधता होने पर भी राष्ट्रवाद की जो भावनाएं लोगों में अब भी कायम है और राष्ट्रवाद जनता के बीच एकता बनाए रखता है। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि भारत में जो है कुछ चुनौतियां नहीं है। देखिए, जिस तरीके से बात करी जाए, जिस तरीके से हम आगे चर्चा करेंगे कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों से कुछ ऐसी आवाजें उठी जो बिल्कुल ही भारत से अलग होकर एक अपना समूह, एक अपना राज्य, एक अपना जो जो पूरी तरीके से बना लेना चाहती थी। तो भारत के लिए एक सबसे कठिन, जो यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल आया कि किस तरीके से इन सभी को एकजुट करके आगे बढ़ा जाए। जब भी वही हम बात करते हैं सत्ता की मांग की, तो जहां इन क्षेत्रों ने जिस तरीके से अलगवाद जो है कि भूमिका यहाँ पे बहुत अहम रही है, वो एक सबसे बड़ा प्रश्न बनकर यहाँ पे उठकर आता है। वही सबसे पहले हम बात करेंगे कश्मीर की। कश्मीर का जो समस्या की जो जड़ें हैं शुरू होती हैं 1947 से। तो 1947 से पहले जम्मू कश्मीर में राजशाही थी और यहाँ हिंदू शासक हरी सिंह यहाँ के राजा थे। ये भारत में शामिल होना नहीं चाहते थे और स्वतंत्र रहना चाहते थे। पाकिस्तान ने को हमेशा ये लगा कि ज्यादातर आबादियां मुस्लिम है, इसलिए जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान में शामिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ के लोग खुद को कश्मीरी मानते हैं। शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में आंदोलन चला और वे चाहते थे कि राजा अपना पद छोड़ दें। कांग्रेस कॉन्फ्रेंस एक धर्मनिरपेक्ष संगठन था और इसका कांग्रेस के साथ काफी समय तक गठबंधन रहा। नेहरू और शेख काफी अच्छे मित्र भी रहे। 1947 में पाकिस्तान ने कबायली घुसपैठ किया और अपनी तरफ से कश्मीर पर कब्जा करने की नापाक कोशिश करी। कश्मीर में महाराजा सेना से मदद मांगने को मजबूर हुए और सेना ने उनकी मदद करी। भारत सरकार ने महाराजा से विलय पत्र का हस्ताक्षर कराया और यह भी कहा गया कि स्थिति सामान्य होने पर जनमत संग्रह कराया जाएगा। मई मार्च 1948 में शेख अब्दुल्ला जम्मू एवं कश्मीर के प्रधानमंत्री बने और भारत कश्मीर की स्वतंत्रता बनाए रखने को तैयार हुआ और इसे संविधान में अनुच्छेद 370 यानी आर्टिकल 370 के तहत विशेष अधिकार दिए गए। भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर को दिया गया है भारत संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत दिए गए इस विशेष अधिकार की अगर हम बात करें तो लोगों का ये मानना है, एक समूह ऐसा है जो मानता है कि इस राज्य को धारा 370 के तहत विशेष दर्जा देने से यह भारत के साथ पूरी तरह नहीं जुड़ पाया है और यह समूह मानता है कि धारा 370 को समाप्त कर देना चाहिए और जम्मू और कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों की तरह होना चाहिए। जबकि जम्मू कश्मीर के दूसरे वर्ग का यह मानना है कि इतनी जो भर स्वतंत्रता पर्याप्त नहीं है। भारत सरकार को लेकर जम्मू एवं कश्मीर की आम जनता की अगर शिकायतें हैं तो जम्मू एवं कश्मीर की जनता का मानना है कि भारत सरकार ने वादा किया था कि कबायली घुसपैठियों से निपटने के बाद जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तो भारत संघ में विलय के मुद्दे पर जनमत संग्रह कराया जाएगा। इसे पूरा कभी नहीं किया गया। वही
अनुच्छेद 370 के तहत दिया गया विशेष दर्जा पूरी तरह अमल नहीं लगाया और इससे सत्ता की जो बहाली अथवा राज्य को ज्यादा सत्ता देने की मांग की उठी। दूसरी शिकायत ये भी की जाती है कि भारत के बाकी हिस्सों की जिस तरह लोकतंत्र पर अमल होते हैं, इस तरह का संस्थागत लोकतांत्रिक बतौर जम्मू एवं कश्मीर में कभी नहीं हुआ। वहीं पे अगर बात करें जम्मू और कश्मीर की राजनीति की, तो कश्मीर की अगर हम बात करें तो शेख अब्दुल्ला अपने विचार केंद्र सरकार से मेल नहीं खा पा रहे थे और इससे दोनों के बीच काफी ज्यादा मतभेद उत्पन्न हुए। वहीं 1953 में शेख अब्दुल्ला को बर्खास्त कर दिया गया और कई सालों तक उन्हें नजरबंद रखा गया। वहीं शेख अब्दुल्ला के बाद जो नेता सत्ताहीन हुए वे शेख अब्दुल्ला की तरह लोकप्रिय नहीं हो सके और केंद्र के समर्थन के दम पर ही यह राज्य में शासन चला सके। राज्य में हुए विभिन्न चुनावों में धांधली और गड़बड़ी के गंभीर रूप लगे। वहीं 1953 से 74 के बीच अधिकांश समय इस राज्य की राजनीति पर कांग्रेस का असर रहा और जो कमजोर हो चुकी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के समर्थन से राज्य में कुछ समय तक सत्तासीन रही, लेकिन बाद में वे कांग्रेस से मिल गई। इस तरह राज्य की सत्ता सीधे कांग्रेस के नियंत्रण में आ गई। इस बीच शेख अब्दुल्ला और भारत सरकार के बीच सुलह की कोशिश जारी रही। आखिरकार 1974 में इंदिरा गांधी के साथ शेख अब्दुल्ला ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और ये राज्य के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को फिर से खड़ा किया और 1977 के राज्य विधानसभा के चुनाव में बहुमत से निर्वाचित हुए। वहीं 1982 में शेख अब्दुल की मृत्यु हो गई और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व की जो कामना उनके जो पुत्र फारूक अब्दुल्ला ने संभाली। फारूक अब्दुल्ला भी मुख्यमंत्री बने, परंतु राज्यपाल ने उन्हें बर्खास्त कर दिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक टूटे हुए ग्रुप में थोड़े समय के लिए राज्य की सत्ता संभालनी पड़ी। तो यहाँ पे देखा जाए तो केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से फारूक अब्दुल्ला की सरकार को बर्खास्त किया गया और इससे कश्मीर में नाराजगी के भाव पैदा हुए। वहीं पे फारूक अब्दुल्ला की सरकार की बर्खास्तगी से इस विश्वास को काफी धक्का लग गया और 1986 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने केंद्र में सत्तासीन कांग्रेस पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन किया। इससे लोगों को भी लगा कि केंद्र राज्य की राजनीति में हस्तक्षेप कर रही है। वहीं पे 1987 के विधानसभा चुनाव को जम्मू एवं कश्मीर की जनता अलोकतांत्रिक क्यों मानने लगी? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को भारी जीत मिली। फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने, परंतु लोग बाग ये मान रहे थे कि चुनाव में धांधली की गई है और चुनाव परिणाम जनता की पसंद की नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं। वहीं 1980 के दशक में लोगों में प्रशासनिक अक्षमता को लेकर जो रोष पनप रहा था वो देखा गया। लोगों के मन में जो गुस्सा था ये सोचकर भड़का कि केंद्र के इशारे पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ हेराफेरी की जा रही है। इन सब बातों से कश्मीर में राजनीतिक संकट उठ खड़ा हुआ। इस संकट में राज्य में जारी उग्रवाद के बीच गंभीर रूप धारण कर लिया। वहीं जम्मू एवं कश्मीर की राजनीति को अलगवादियों ने किस प्रकार प्रभावित किया? 1989 से अलगवादी राजनीति का प्रारंभ हुआ और अलगवादी का ये तबका कश्मीर को अलग राज्य बनाना चाहता है, यानी एक ऐसा तस्वीर जो ना पाकिस्तान का हिस्सा हो और ना भारत का। कुछ अलगवादी समूह चाहते हैं कि कश्मीर का विलय पाकिस्तान में हो जाए और कश्मीर भारत का हिस्सा रहे, लेकिन उसे और स्वायत्तता दी जाए। केंद्र सरकार ने विभिन्न अलगवादी समूहों से बातचीत शुरू कर दी है और अलग राष्ट्र की मांग की जगह और अलगवादी समूह अपनी बातचीत में भारत संघ के साथ कश्मीर के रिश्ते को पुनर्भाषित करने पर जोर दे रहे हैं। वहीं हम बात करें द्रविड़ आंदोलन की, तो दक्षिण भारत के सबसे प्रसिद्ध आंदोलन में से एक था। इसके अलावा यह आंदोलन भारत के क्षेत्रीय आंदोलन में सबसे ताकतवर आंदोलन था। वैसे तो 1980 के बाद भारत के विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय जो स्वतंत्रता की जो मांग की गई वो उठी पड़ी और इन्हीं में एक दक्षिण भारत का भी जो हिस्सा रहा। दक्षिण भारत में स्वायत्तता की मांग सबसे ज्यादा जो मुखर हुई थी, जिसके मुख्य कारण निम्न थे। दक्षिण भारत के अन्य राज्यों की तुलना में
भौगोलिक रूप से काफी भिन्न पड़ता है। इस आंदोलन ने अपने आप को शुरुआत में तो संपूर्ण दक्षिण भारत में फैलाया, परंतु ये संगठन तमिलनाडु के ही आसपास रहा, जिसे एक संपूर्ण दक्षिण भारत का आंदोलन न होकर केवल और केवल तमिलनाडु तक सीमित रह गया। इसके अलावा दक्षिण भारत में देखा जाए तो भाषीय विविधता काफी ज्यादा रही है, जिसकी वजह से इसकी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सरोकर काफी भिन्न रही है। द्रविड़ आंदोलन की विशेषताओं के बारे में बात करें तो भारत राजनीति में यह आंदोलन क्षेत्रवादी भावनाओं की सर्वप्रथम और सबसे प्रबल प्रवृत्ति थी। इस आंदोलन में कभी भी सशस्त्र का स्तर नहीं अपनाया। इस आंदोलन के नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए सार्वजनिक बहस और चुनावी मंचों का इस्तेमाल किया गया। वहीं जिस तरीके की मांगे रखी गई तो मांगे थी जैसे कि इस आंदोलन के कार्यकर्ता एवं द्रविड़ स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे थे। वहीं इसकी दूसरी मांग ये थी कि तमिल को जो है मुख्य भाषा के रूप में दर्जा दिया जाए। वहीं पे द्रविड़ कशगम की अगर हम बात करें तो द्रविड़ आंदोलन की जो बागडोर तमिल समाज धारक ईवी रामस्वामी नैयर पेरियार के हाथ में थी, और इसी के बाद ये आंदोलन राजनीतिक ढांचे में ढलता चला गया, जिससे एक राजनीतिक संगठन का विकास हुआ जिसे द्रविड़ कशगम के नाम से जाना जाने लगा। द्रविड़ कशगम का काफी ज्यादा यहाँ प्रभाव देखने को मिलता है। द्रविड़ कशगम ब्राह्मणों में वर्चस्व का विरोध करता था तथा उत्तरी भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व को नकारते हुए क्षेत्रीय गौरव की प्रतिष्ठा पर काफी जोर देने लगा। वहीं द्रविड़ कशगम की अगर हम बात करें तो इसमें द्रविड़ कशगम जो कि पेरियार के अंडर रही, और द्रविड़ मुनेत्र कशगम यानी कि डीएमके भी है। 1953 और 54 के दौरान डीएमके के 3 सूत्री आंदोलन के साथ राजनीति में कदम रखा, और इस आंदोलन की जो 3 प्रमुख मांगे रही। इस आंदोलन की पहली मांग थी कि कालाकुडी नामक रेलवे स्टेशन का नया नाम डालमियापुरम निरस्त किया जाए और स्टेशन का मूल नाम बहाल किया जाए। दूसरी मांग ये रही कि स्कूली पाठ्यक्रम में संस्कृत के इतिहास को ज्यादा महत्व दिया जाए। वहीं पे इस संगठन की तीसरी मांग थी कि राज्य सरकार शिल्पकर्म शिक्षा कार्यक्रम पर ज्यादा ध्यान दे, ताकि राज्य के सांस्कृतिक विकास को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके। 1965 में डीएमके ने हिंदी को राजभाषा बनाने के विरोध में एक हिंदी विरोधी आंदोलन चलाया। आंदोलन काफी सफल रहा था, जिसके कारण डीएमके वहां की जनता के बीच काफी लोकप्रिय बन चुका था। वहीं पे 1980 के दशक में पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब भी एक ऐसी स्टेट रही है, ऐसा राज्य रहा है जहां पे सरकार को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो 1980 के दशक में पंजाब में आने वाले अगर बदलावों की बात की जाए तो सामाजिक बनावट में काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिले। किस प्रांत की सामाजिक बनावट विभाजन के समय पहली बार बदली थी, बाद में इसके कुछ हिस्से से हरियाणा, हिमाचल प्रदेश राज्य बनाए गए, और इससे भी पंजाब की सामाजिक संरचना बदली। वहीं भाषाई आधार पर पुनर्गठित रखना 1950 के दशक में देश के कुछ हिस्सों को भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया गया, लेकिन पंजाब को 1966 तक काफी इंतजार करना पड़ा। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव की अगर हम बात करें, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग उठाई गई, और इस प्रस्ताव में सिख कौम की आकांक्षाओं पर जोर देते हुए सिखों के प्रभुत्व का ऐलान किया गया। इस प्रस्ताव के मांगों में केंद्र और राज्य सरकार के संबंधों को पुनर्भाषित करने पर काफी बल दिया जाने लगा, और ये प्रस्ताव जो है जिस तरीके से देखे गए काफी मजबूत होते चले गए। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव की जो मुख्य मांगे रही वो थी, अकाली दल ने पंजाब तथा पड़ोसी राज्यों के बीच पानी के बंटवारे के मुद्दे पर आंदोलन चलाए। इसने भारत से अलग होकर अगर राष्ट्रीय खाली स्थान बनाने की काफी ज्यादा मांग करी। वहीं पर ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात करें तो 1984 को भारत सरकार ने पंजाब के स्वर्ण मंदिर में एक सैनिक कार्रवाई की, जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जाने लगा। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के अंगरक्षकों ने उनके ही निवास पर उनकी हत्या कर दी, और यहीं पे ये जो अंगरक्षक सिख थे और ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेना चाहते थे। सिख विरोधी जो दंगे में कुल 2000 से अधिक सिख मारे गए थे, और शांति की ओर प्रस्ताव उस तरीके से अगर बात करें तो 1984 के चुनावों के बाद सत्ता में नए प्रधानमंत्री यानी राजीव गांधी आए, जिन्होंने नरम से बातचीत की शुरुआत करी। और जो हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके से डायलॉग्स हुए, जिस तरीके से कम्युनिकेशन ज्यादा बढ़ाया गया, और 1985 में फिर समझौते हुए। अकाली दल अध्यक्ष हरचंद सिंह
लोंगोवाल और कांग्रेस के जो लीडर रहे उस टाइम पे राजीव गांधी के बीच में। पंजाब समझौते में अकाली दल के तत्कालीन अध्यक्ष हरचंद सिंह लोंगोवाल के साथ 1985 की जुलाई में एक समझौता हुआ। इस समझौते को राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता अथवा पंजाब समझौता कहा जाने लगा। पंजाब समझौते की अगर बात करें तो चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाएगा। पंजाब हरियाणा राजस्थान के बीच नदी जल बंटवारे के बारे में बात की गई। वहीं पंजाब हरियाणा के बीच सीमा विवाद के जो सुलझाव के लिए आयोग बनाए जाने की बात की गई। वहीं उग्रवाद से प्रभावित लोगों को मुआवजा दिया जाएगा, इसके ऊपर भी बात की गई। वहीं पे अगर बात की जाए भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों को नॉर्थ ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है और नॉर्थ ईस्ट भी भारत में एक अहम हिस्सा है जहां पे काफी ज्यादा अलगवादी और जो सेसेशनिस्ट मूवमेंट का दौर चल पड़ा। पूर्वोत्तर के 7 राज्यों की अगर हम बात करें 1947 में असम, 1960 में नागालैंड राज्य बना, 72 में मेघालय मणिपुर त्रिपुरा राज्य बने और 87 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की राजनीति पर जो हावी 3 मुद्दे रहे वो था स्वतंत्रता की मांग, अलगवादी के आंदोलन और बाहरी लोगों का विरोधी, जो आज के समय में काफी ज्यादा चल रहा है। लोगों का मानना ये है कि वो वहां के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं, यानी कि वो ओरिजिनली उस जगह को बिलोंग करते हैं। लेकिन जो स्वतंत्रता की मांग की गई ये काफी ज्यादा लोगों में प्रमुख हुई कि जो बाहरी लोग आ रहे हैं, जो उनकी संस्कृति है, उनके कल्चर को धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल पार्टी हिल्स कॉन्फ्रेंस एपीएचसी की बात करें तो एपीएचसी के सदस्यों की मांग थी कि असम में अलग एक जनजातीय राज्य बनाया जाए। आखिरकार एपीएचसी के सदस्यों को सफलता मिली और असम को काटकर कई जनजातीय राज्य बनाए। केंद्र सरकार ने ऐसे मुश्किल समय में पूर्वोत्तर के इन समस्याओं की तरफ ध्यान देते हुए असम से मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश बनाया। त्रिपुरा और मणिपुर को भी राज्य का दर्जा दिया गया। देखा जाए तो 72 तक जो पूर्वोत्तर में राज्य पुनर्गठन का कार्य पूरा हो चुका था, परंतु फिर भी इन क्षेत्रों में जो स्वायत्तता की मांग खत्म नहीं हो रही थी। 72 के बाद असम में बोडो, अरबी और दिस्मा में जो एक तरीके की जो स्वायत्तता की जो मांग उठी, स्वतंत्रता की जो मांग उठी, और यहाँ पे ही जो है सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन के सामने आई। 72 के बाद असम में कई राजनीतिक समूह में सत्ता की मांग उठाई, परंतु सरकार को इसकी मांगों को मानना उचित नहीं लगा और उन्हें मनाना भी काफी ज्यादा कठिन हो गया। इस वजह से देखा जाए तो संघीय राज्य व्यवस्था के कुछ और प्रावधानों का उपयोग करके सत्ता की मांग को संतुष्ट करने की कोशिश की गई और इन समुदायों को असम में ही रखा गया। भारत विभाजन से पूर्वोत्तर के इलाकों पर काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। ये इलाके अलग थलग पड़ने के कारण ही यहाँ विकास नहीं हो पाया। इस इलाके में भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा काफी बड़ी है, लेकिन पूर्वोत्तर और भारत के कुछ भागों के बीच संचार व्यवस्था बड़ी लाचार होती है और पूर्वोत्तर की राजनीति का स्वभाव ज्यादा संवेदनशील रहा है। ये इलाका आर्थिक रूप से काफी पिछड़ा माना जाता है। अलगवादी आंदोलन की बात करें तो भारत में जगह जगह पर जो स्वतंत्रता की मांग हुई है, सत्ता की मांग है, उससे निपटने के लिए विभिन्न विभिन्न राज्यों में सरकार ने काफी समय ऐसे भी देखा गया कि ठोस कदम उठाए। और जो ये सत्ता की जो मांग उठ के राज्यों के बीच में आ रही है, जैसे कि हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, वहीं दक्षिण की बात करें या फिर हम पंजाब की बात करें, तो भारत सरकार के लिए एक काफी बड़ी चुनौती यहाँ पर देखने को मिलती है। 1966 में मिजो से आजादी की मांग करते हुए सशस्त्र विरोध का रास्ता अपनाया और इस तरह भारतीय सेना और मिजो विरोधियों के बीच 2 दशक तक काफी लंबी लड़ाई चली और मिजो नेशनल फ्रंट ने गुरिल्ला युद्ध किया। पाकिस्तान देशों से समर्थन प्राप्त हुआ। इसके बाद मिजो विरोधियों ने पूर्वी पाकिस्तान में अपने ठिकाने बनाए और भारत सरकार ने विरोध गतिविधियों को दबाने के लिए जवाबी कार्रवाई की। सरकार की कार्रवाई से वहां की आम जनता को भी कष्ट का सामना करना पड़ा और सेना के इन कदमों से स्थानीय लोगों में जो क्रोध है, की जो भावना है, वो और ज्यादा बढ़ चुकी है। 1986 में जो समझौते हुए उनका अगर परिणामों की बात करें तो इन समझौतों के तहत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा और कुछ विशेष अधिकार भी दिए जाएंगे। दूसरा राज्य नागालैंड की भी कहानी भी मिजोरम की तरह ही है, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं अलगवादी आंदोलन
ज्यादा यहाँ पे पुराना है और अभी इसका जो मिजोरम की तरह जो खुशगवार हल नहीं निकल पाया। वहीं पे बात करें राजीव गांधी और नैन्जेंगा के बीच के समझौते की, तो 86 में जो ये समझौता हुआ, समझौते के अंतर्गत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और कुछ विशेष अधिकार दिए गए। मिजो नेशनल फ्रंट अलगवादी संघर्ष की राह छोड़ने पर राजी हो गया और लालजेंगा मुख्यमंत्री उस समय बन गए। ये समझौता मिजोरम के हाथ इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित होता है और आज मिजोरम पूर्वोत्तर का सबसे शांति पूर्व राज्य माना जाता है और उसने कला, साहित्य तथा विकास की दिशा में काफी ज्यादा अच्छी प्रगति की है। देखिए, पूर्वोत्तर के राज्यों के अगर मामलों की किस तरीके के मसले हैं तो बात करें तो सबसे पहला मसला आता है राजनीतिक व सामाजिक मसलों का। जिस तरीके से लोग हैं और लोग भारत को ऐसा नहीं, अपना हिस्सा नहीं मानते हैं, वो एक सबसे बड़ा मुख्य कारण है। वहीं पे आर्थिक मसले बहुत ज्यादा हैं। असल में तेल, चाय जैसे प्राकृतिक संसाधनों की मौजूदगी के बावजूद व्यापक काफी ज्यादा गरीबी है और जनता का ये मानना है कि असम के प्राकृतिक संसाधन बाहर भेजे जा रहे हैं और असम के लोगों को इसका कोई भी फायदा जो है नहीं मिल पा रहा है। वहीं पे ऑल असम स्टूडेंट यूनियन एक छात्र संगठन है और इसका जुड़ाव किसी भी राजनीतिक दल से नहीं है। अगर आंसू आंदोलन की जो मुख्य मांगों की अगर हम बात करें, इस आंदोलन की मुख्य मांगे ये थी कि 1951 के बाद जितने भी लोग असम में आते हैं और बचे हैं उन्हें असम से वापस भेजा जाए। जो उनकी मुख्य विशेषताएं थी, इस आंदोलन के असम के कुछ विद्यार्थियों द्वारा शुरू किया गया था, परंतु इस आंदोलन ने विरोध करने के कई तरीकों को अपनाया। असम के हर तबके के लोगों का समर्थन हासिल किया। आंदोलन को पूरी असम के लोगों का समर्थन मिला। आज भी अगर देखा जाए तो भारत में राज्यों में जो सत्ता की मांग है वो कम नहीं हुई है और कई ऐसे देश हैं और जो लोग हैं जो भारत का हिस्सा नहीं रहना चाहते हैं। ऐसे में सरकार के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से भारत की जो यूनिटी है वो बनाए रखे, किस तरीके से भारत को एक रखे। इसी के साथ हम करते हैं हमारी चर्चा का। धन्यवाद।